हाय फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी पहले वाली वीडियोज़ और आज की वीडियोज़ पसंद आ रही है और आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए ऐसे ही कुछ ज्ञानवर्धक वीडियो लाता रहूं, तो प्लीज़ 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 मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एंड लाइक कीजिए। दिस इज़ ओनली फॉर यू। थैंक यू एंड एंजॉय द वीडियो। हाय फ्रेंड्स, आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन के बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। फाइनेंस एक्ट 2018 बजट आया था जो अभी हमारा फरवरी में, उसका ही प्रोविज़न है, उसमें ही अमेंडमेंट आया था। इनकम टैक्स की सेक्शन के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। अगर आपके पास शेयर रखे हों पहले से किसी भी कंपनी के, चाहे वो पीसी ज्वेलर्स हो या बकरंगी हो, अगर आप उनको बेचेंगे और भी कोई भी शेयर हो, अगर आप उनको बेचते हैं तो आप पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, उसके लिए ये इम्पोर्टेंट है। तो एक हमारी सेक्शन हुआ करती थी, सेक्शन 1038 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, जो क्या कहती थी कि अगर आपने इक्विटी शेयर्स को सेल किया, लॉन्ग टर्म इक्विटी शेयर्स मतलब जो शेयर्स आपके पास 12 महीने से ज़्यादा के लिए रखे हों, उनको सेल करते हो और एसटीटी उस पर पेड है, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स, तो उस कैपिटल गेन पे आपके टैक्स नहीं लगेगा, वो कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट होगा। लेकिन दोस्तों, फरवरी में बजट आया और उसमें सेक्शन 1038 को हटा दिया गया। 1038 के प्रोविज़न अब अप्लाई नहीं होंगे। तो अब प्रोविज़न क्या रह जाएगा कि एनी इनकम अराइजिंग फ्रॉम द ट्रांसफ़र ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट, और वो लॉन्ग टर्म असेट्स कौन सी है? एक इक्विटी शेयर हो सकते हैं कंपनी में, किसी इक्विटी ओरिएंटेड फंड, म्यूचुअल फंड बोल सकता है, उसकी यूनिट हो सकती है, या किसी एक बिजनेस ट्रस्ट की यूनिट हो सकती है। अगर वो अब आपने इस साल बेचे या आगे बेचे 1 अप्रैल 2018 के बाद, तो उनसे होने वाले गेन पर, इनकम पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। फाइनेंस एक्ट 2018 ने ये एक समस्या कर दी है। ये कुछ टैक्स इवेजन को रोकने के लिए हुआ है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस सेक्शन का गलत फ़ायदा उठा रहे थे। इस अमेंडमेंट को आने से पहले क्या था प्रोविज़न कि एनी इनकम अराइजिंग फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट, कि वही लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट जो हमने लास्ट स्लाइड में देखी थी, इक्विटी शेयर कोई कंपनी में, कोई इक्विटी ओरिएंटेड फंड की यूनिट या कोई बिजनेस ट्रस्ट की यूनिट, अगर हम उसको सेल कर रहे हैं 12 महीने के बाद होल्ड करके, लॉन्ग टर्म है अगर वो कैपिटल असेट, और उसके ट्रांसफ़र पर और एक्विजिशन पर हमने सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स पेड किया था, तो हमारे इनकम टैक्स नहीं लगेगा, हमको गेन नहीं देना पड़ेगा, वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। लेकिन अब कहानी बदल चुकी है, क्योंकि 1038 1 अप्रैल 2018 से अप्लाई नहीं है, मतलब असेसमेंट ईयर 19-20 से अगर अब ऐसी कोई इनकम होती है तो उस पर हमको टैक्स देना पड़ेगा। और टैक्स के लिए एक कंसेशनल रेट दी गई, उसके लिए एक नई सेक्शन इंसर्ट की गई, जो कि नेक्स्ट स्लाइड में। तो दोस्तों, ये है वो सेक्शन 112A, जो पहले भी थी, इंटरेस्ट और एनएससी पे लगती थी, पर उसको हटा दिया गया था। अब दोबारा इसको इंसर्ट किया गया है सेक्शन 1038 के लिए, जो कि अब क्लोज हट चुका है। 1038 अब इनकम एग्जाम नहीं होगी अगर हमने कोई इक्विटी शेयर्स बेचे, एसटीटी पेड हो चाहे नहीं हो। अब 112A के अगेंस्ट उसमें टैक्स लगेगा, ठीक है। लेकिन इस सेक्शन ने भी एक छूट दी है कि एज पर दिस सेक्शन टैक्स पेबल ऑन LTCG एक्सीडिंग ₹1 लाख, मतलब 1 लाख रुपए से ज़्यादा का गेन होगा तो ही टैक्स लगेगा, और 1 लाख रुपए से ज़्यादा होने वाले पे, सपोज करो आपको 1,10,000 का गेन हुआ तो सिर्फ 10,000 पे टैक्स देना है, और वो भी कंसेशनल रेट से। कंसेशनल रेट कितनी है? 10%, मतलब 10,000 का 10% 1,000 देना है। इस पर कोई स्लैब नहीं लगेगी, इस पर फ्लैट 10% टैक्स आपके लिए एप्लीकेबल होगा। अगर आप चाहते हैं कि आप सेक्शन 112A 112A के तहत टैक्स दें, कंसेशनल रेट 10% से टैक्स दें,
तो ये कुछ शर्तें, वो शर्तें पूरी होनी चाहिए। पहली शर्त क्या है, द सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स इज पेड एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन एंड ट्रांसफर। मतलब आप जब शेयर को खरीद रहे थे और अब जब आप उनको बेच रहे हो, दोनों ही वक्त उन पे STT पेड होना चाहिए, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स पेड होना चाहिए। कह रहे हैं कि ये कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होगी, कुछ छूट दी गई है। अगर इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर पे आपके ट्रांजेक्शन हो रहे हैं और आपका कंसिडरेशन फॉरेन करेंसी में रिसीव्ड हुआ है, या सरकार ने आपको स्पेसिफिकली एग्जेम्पशन दे रखी है। जैसे आपको मैं बताता हूँ कि 1038 में भी एग्जेम्पशन लेने के लिए ये ज़रूरी था कि STT पेड हो, लेकिन वहाँ पे ये कहा गया था कि 1 अक्टूबर 2004 से पहले के अगर आपके शेयर हैं तो एक्विजिशन पे STT पेड की कंडीशन नहीं है। तो हो सकता है ऐसी ही एग्जेम्पशन यहाँ पे आगे आ जाए। अदरवाइज अभी तो ये स्पेसिफिकली कंडीशन है कि 112A के तहत कंसेशनल रेट से आपको टैक्स देना है, तो आप एक्विजिशन एंड ट्रांसफ़र दोनों वक्त उन शेयर्स पे STT पेड होना चाहिए। चलो अभी तक की चीज़ को एक एग्जांपल से देखते हैं, ठीक है। सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो शेयर्स पे, इक्विटी शेयर्स पे हो रहे हैं, मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि मैंने एक्विजिशन पे भी और ट्रांसफ़र पे दोनों पे STT पेड किया है। मेरी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन थी 2 लाख रुपये, सेल्स कंसिडरेशन मैंने उनको बेचा 3,50,000 में, तो मेरा गेन कितना हुआ, 3,50,000 माइनस 2 लाख, 1,50,000 रुपये। लेस एग्जेम्पशन है 1 लाख रुपए की, 112A 112A में साफ साफ कहा गया था कि टैक्स शैल बी पेबल ऑन गेन एक्सीडिंग ₹1 लाख। तो 1 लाख मैंने एग्जेम्पशन घटाई, 50,000 मेरा बचा, उस पर 10% मुझे टैक्स देना पड़ेगा। 50,000 का 10% हुआ 5,000 रुपीज़, वो मुझे पे करना पड़ेगा। बाद में एजुकेशन सेस, सेकेंडरी हायर एजुकेशन सेस, वो ऐड होता रहेगा, वो अलग चीज़ है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? आगे चलते हैं। सेक्शन 112A 112A का एक प्रोविज़न है कि द डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A शैल बी अलाउड फ्रॉम द ग्रॉस टोटल इनकम एज रिड्यूस्ड बाय सच कैपिटल गेन्स। क्या कह रहे हैं कि जो डिडक्शन होती है LIC की, मेडिकेल क्लेम की, आपकी डिसेबिलिटी पर्सन की, हाउसिंग लोन रीपेमेंट की, वो जो अलाउड होगी वो सिर्फ हमें कौन सी इनकम में से अलाउड होगी, वो इनकम जो कैपिटल गेन को हटाने के बाद बचती है। सर समझ तो आ गया, एक एग्जांपल दे देते तो अच्छा होता। चलो ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में इसके लिए एक एग्जांपल है बहुत बढ़िया, उस पर चलते हैं। आओ चलिए देखिए, बहुत सिंपल सा एग्जांपल है। इंडिविजुअल HUF के केस में ले रहा हूँ मैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था 5 लाख का, मैं मान लेता हूँ कि वो एलिजिबल है अंडर सेक्शन 112A, मतलब कि उस पर STT पेड था। अदर इनकम बिजनेस इनकम है मेरी और भी 3.5 लाख रुपए की, 3,50,000 की। डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से 40,000, LIC की डिडक्शन है, हाउसिंग रीपेमेंट की डिडक्शन है, टोटल मिला के 40,000 रुपये की। टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा, LTCG पे मैं अलग टैक्स कैलकुलेट करूँगा, अदर इनकम पे अलग टैक्स कैलकुलेट करूँगा। पहले अदर इनकम पे टैक्स कैलकुलेट करता हूँ। मेरी ग्रॉस टोटल इनकम हुई 8,50,000, 3,50,000 में अदर इनकम, 5 लाख मेरा LTCG, दोनों को जोड़ा 8,50,000 हो गई है। लेस कर दिया इसमें LTCG 5 लाख का, क्योंकि उसका ट्रीटमेंट मैं अलग करूंगा टेबल के सेकंड पार्ट में, राइट हैंड साइड पे। अब कह रहे हैं जो लास्ट स्लाइड में प्रोविजन था कि डिडक्शन जो भी होगी चैप्टर 6A की, वो उस GTI में से कम होगी जो LTCG घटाने के बाद बचती है। तो 3,50,000 में से मैंने डिडक्शन घटाई 40,000 की, 3,10,000 रुपये का मेरा टैक्स बचा। आप टैक्स कैलकुलेट कर लूँगा, अप टू ₹2,50,000 नील टैक्स है। 2.5 लाख तक की तो स्लैब है ना, 2.5 लाख तक एग्जाम, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%, 5 लाख से 10 लाख तक 20 और फिर 30, तो 2.5 लाख तक नील। 2.5 लाख से 3,10,000 पे 5%, मतलब 3,000 रुपये, 60,000 का 5%। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे आता हूँ। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 5 लाख का, लेस एग्जेम्पशन 1 लाख, जो कि अंडर सेक्शन 112A में दी गई है कि LTCG एक्सीडिंग ₹1 लाख शैल बी टैक्सेबल। 1 लाख से जो ज़्यादा का टैक्स है वो कैलकुलेट होगा। तो जो 4 लाख बचा उस पर 10% का टैक्स लगा दूंगा, 4 लाख का 10% हुआ 40,000। तो मैं टोटल टैक्स कितना हुआ 3,000 नॉर्मल इनकम वाला, 40,000 LTCG वाला, टोटल होता है ये 43,000 का। 43,000 का टोटल होगा, बाद में एजुकेशन से ऐड कर लेंगे।
87A की रिबेट भी मिलेगी, वो हम आगे देखेंगे अगले एग्जाम्पल में। अभी सिर्फ हमने ये देखा है कि उस डिडक्शन को कैसे लेस करते हैं, वो सिर्फ नॉर्मल इनकम में से लेस होगी, LTCG में से हम उसको लेस नहीं कर सकते। LTCG में डायरेक्ट 10% का टैक्स लगेगा। ओके, नेक्स्ट 112 में एक प्रोविजन और है कि इन द केस ऑफ एन इंडिविजुअल और HUF बीइंग ए रेजिडेंट वेयर द टोटल इनकम हैज रिड्यूस्ड बाय सच लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन is below the maximum amount which is not chargeable to income tax, then such long term capital gain shall be reduced by the amount by which the total income is so reduced falls short of the maximum amount which is not chargeable to income tax। सर इसको कहते हैं सर के ऊपर से निकलना। देखो आराम से समझते हैं, समझ में आएगा क्या कह रहा है, मैं बताता हूँ। इंडिविजुअल और HUF का केस होता है, हमारी 2.5 लाख तक की इनकम एग्जेम्प्ट होती है। तो सपोज करो कि आपके जो इनकम है वो है 2,10,000 की अदर इनकम, और 1.5 लाख का आपका गेन है, ठीक है। LTCG 2,10,000 की वो है आपकी अदर इनकम और 1.5 लाख का गेन है। तो ये कह रहे हैं कि जो 2,10,000 है और 2,50,000 तक की आपको छूट है, तो 40,000 की जो कमी है वो आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में से कम कर देना। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में से कम होके ही अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे टैक्स लगेगा। तो समझ में तो आ गया, थोड़ा थोड़ा एग्जाम्पल और दे देते तो ज़्यादा क्लियर हो जाता। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे एग्जाम्पल करते हैं इसका। ओके, टेंशन ना लो, ठीक है। पहला एक सिंपल एग्जाम्पल ले लेते हैं उस प्रोविजन को समझने के लिए, फिर नेक्स्ट स्लाइड में थोड़ा सा टफ है ना, थोड़ा सा ही टफ है। आप लोग ज़्यादा होशियार हो, ज़्यादा टफ नहीं है। तो क्या कह रहे हैं कि LTCG 5 लाख रुपये एलिजिबल है, STT पेड है, एक्विजिशन और ट्रांसफर पे एज्यूम कर लिया, अदर इनकम 3,20,000 है, डिडक्शन है मेरी 1 लाख की। तो LTCG है मेरे राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे है मेरे अदर इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम है मेरी 8,20,000, 5 लाख की LTCG, अदर इनकम 3,20, टोटल हो गई 8,20। लेस कर दूंगा LTCG 5 लाख का जो कि अदर से ट्रीट होगा 3,20,000, डिडक्शन लेस करी मैंने इसमें से 1 लाख, अब बची मेरी 2,20,000 या 2,20,000। मेरे को छूट कहाँ तक अवेलेबल होती है, एक इंडिविजुअल को 2.5 लाख तक छूट अवेलेबल है, या HUF को 2.5 लाख तक छूट अवेलेबल है। तो 30,000 अभी मेरे पास और अवेलेबल है और बढ़ सकती है। तो मैं क्या करूँगा, LTCG में से 30,000 रुपये यहाँ शिफ्ट करके इसको 2.5 लाख तक कंप्लीट कर लूँगा। तो यहाँ 2.5 लाख मैंने कंप्लीट कर ली, 30,000 LTCG में से ले आया, तो मेरा अब यहाँ पे टैक्स निल रहा। LTCG मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब LTCG की बात करता हूँ। LTCG था मेरा 5 लाख, 1 लाख की एग्जम्पशन तो भैया 112A में ही है, क्योंकि वो कहती है कि 1 लाख से ज़्यादा वाले पे टैक्स लगाएंगे। 4 लाख बचा। अब इस 4 लाख में से 30,000 तो मैं पहले ही कहाँ शिफ्ट कर चुका हूँ, अदर इनकम में, क्योंकि वहाँ 2.5 लाख में कमी बढ़ रही थी। तो अब कितना बचा, 3,70,000, इस पे मेरे से 10% ले लो। तो 3,70,000 का 10% 37,000 हुआ, तो 37,000, नॉर्मल इनकम पे टैक्स 0, तो टोटल टैक्स मेरा हुआ 37,000। इसमें सेस वेस जो भी है वो मैं ऐड कर दूंगा। ओके, तो देखिए एग्जाम्पल क्या है, वही LTCG 2 लाख ले लिया, एलिजिबल है, सपोज करता हूँ STT पेड है इस पे, एक्विजिशन पे भी एंड ट्रांसफर पे भी। अदर इनकम ले लेता हूँ 2,70,000, डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A, LIC, NSC, ATD, ATG, ATGG सब 1.5 लाख हैं। दोनों अलग अलग कैलकुलेट करेंगे टैक्स। मेरे राइट साइड में LTCG है, लेफ्ट साइड में बाकी अदर इनकम है। तो ग्रॉस टोटल इनकम है मेरी 4,70,000, 2 लाख LTCG, 2,70,000 अदर इनकम, टोटल 4,70,000। लेस कर दूंगा इसमें LTCG 2 लाख का, क्योंकि वो अलग से टैक्सेबल कैलकुलेशन होगी उसकी। रिड्यूस्ड ITC हो गई मेरी 2,70,000 की। लेस कर दूंगा डिडक्शन 1,50,000 की। अब बच गई 1,20,000, ठीक है। अब 1,20,000 बच गई, अदर इनकम पे मेरी 2.5 लाख तक तो वैसे ही टैक्स फ्री थी, मैं उसकी छूट तो ले ही नहीं पाया, LTCG पे अलग टैक्स दूंगा। तो भैया इसको ऐसा करो, आप कंप्लीट कर लो, आप इसको कंप्लीट कर लो। कंप्लीट कितना करूं, देखो मैंने इसमें क्या लिखा है, थोड़ा छोटा छोटा पढ़ता हूँ। इनकम ऑफ LTCG टू मेक इट ₹2,50,000, बट एडिशन जो मैं कर सकता हूँ वो कितना कर सकता हूँ, केवल 1 लाख का ही कर सकता हूँ, या 1,30,000, क्योंकि 2.5 लाख में कितनी कमी आ रही है, 30,000, 1,30,000 की। लेकिन LTCG था मेरा 2 लाख, लेस करिए उसमें से एग्जम्पशन 1 लाख, 1 लाख का बच गया। अब
मैक्सिमम एडजस्टमेंट में वहाँ पे 1 लाख का ही कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा गेन जो बच रहा है वो 1 लाख का ही बच रहा है। ठीक है, तो 1 लाख का मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे एडजस्टमेंट कर लिया। अब कितना अब ये कितना होगी मेरी इनकम, 2,20,000। तो यहाँ भी टैक्स नहीं लगेगा क्योंकि 2.5 लाख तक तो फ्री है, और यहाँ भी LTCG में भी टैक्स नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पे बचा ही 1 लाख था जो मैंने कहाँ पे शिफ्ट कर लिया, मीन नॉर्मल इनकम में शिफ्ट कर लिया, तो मेरा टैक्स 0 हो गया। तो अब उस लाइन को समझ गए हम। जो प्रोविजन लिखा हुआ था उसमें यही लिखा हुआ था कि अगर आपकी नॉर्मल इनकम 2.5 लाख तक नहीं पहुँच पा रही है तो आप LTCG में से उस अमाउंट को शिफ्ट कर सकते हैं जितना 2.5 लाख तक की पहुंचाने में जरूरत है, लेकिन याद रखना अमाउंट LTCG तक ही सीमित हो, ज़्यादा वहाँ से हम ले ही नहीं सकते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, सेक्शन 112A 112A में एक प्रोविजन ये भी कहा गया है कि द रिबेट अंडर सेक्शन 87A shall be allowed from the income tax on the total income as reduced by the tax payable on such capital gain। तो सिंपल सी उसी की तरह डिडक्शन चैप्टर 6A की तरह कि सेक्शन 87A की जो रिबेट मिलती है वो हमको हमारी नॉर्मल इनकम वाले टैक्स में से ही मिलेगी, हमारे कैपिटल गेन वाले टैक्स में से उसकी छूट नहीं मिलेगी। 87A याद है, 87A स्मॉल पर्सन को मिलती है, इंडिविजुअल को और HUF को, जिसकी इनकम 3.5 लाख से कम है उसको 2,500 की मैक्सिमम छूट दी जाती है, टैक्स में छूट दी जाती है। याद आ गई? हाँ सर याद आ गई। चलो सर इसका भी एग्जाम्पल एक दे दो तो और क्लियर हो जाएगा। दे देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, घर की बात है। वही LTCG है हमारा एलिजिबल अंडर सेक्शन 112A 5 लाख का, अदर इनकम 350 की, डिडक्शन 40,000 की। अदर इनकम मेरे लेफ्ट साइड पे, LTCG में राइट साइड पे, GTI 850, उसमें से LTCG सेपरेट किया, डिडक्शन घटाए, 3,10,000 का बच गया, 2,50,000 तक कोई टैक्स नहीं है, 250 से 310 तक 5%, 3,000। अब जो 87A की रिबेट है वो इस 3,000 में से ही क्या होगी, लेस होगी। ठीक है, 2,500 की मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा मिल नहीं सकती है। 3,50,000 रुपये मैं देखूंगा ये रिड्यूस्ड GTI जो रिड्यूस्ड टोटल इनकम है 3,10,000, इससे मुझे कैलकुलेशन करनी है, तो ये कम है 350 से, इसलिए मैं 87A का फ़ायदा उठा सकता हूँ, 2,500 कम कर दूंगा, 500 रुपये टैक्स देना पड़ेगा। LTCG वही नॉर्मल 5 लाख तक है भैया, 1 लाख की एग्जामिशन मिल जाएगी, बाकी 4 लाख पे 10% दे दो 40,000, 40,000 प्लस 500, 500 का मुझे टैक्स देना है। सेस वेस में इसमें ऐड कर लूँगा बाद में, सिंपल सा एग्जाम्पल है सर, समझ में आ चुका है। 87A का जो फ़ायदा है वो सिर्फ मैं नॉर्मल इनकम में से ही लूँगा। ओके चलिए ये चीज़ कैलकुलेट हो गई और क्लियर हो गई। सेक्शन 112A कैसे हम उसमें टैक्स कैलकुलेशन करेंगे। अब LTCG कैसे कैलकुलेट होता है, सिंपल सा फॉर्मूला है, यू नो वेरी वेल, आप सभी अच्छे से जानते हैं। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माइनस कर देंगे उसमें से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अब इम्पोर्टेंट है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, खरीदने की कॉस्ट होती है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो बजट आया फरवरी में, तो इन्होंने कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन उन शेयरों की जो 31 जनवरी 2018 से पहले खरीदे गए थे उसके लिए स्पेशल प्रोविज़न डाला। 31 जनवरी क्योंकि 1 फरवरी को बजट आया, उससे पहले के जो भी शेयर है उनके लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैलकुलेट करने का स्पेशल प्रोविज़न डाला। क्या प्रोविज़न है वो, इस तरह से मैंने एक चार्ट बनाया है जिससे आप बेटरली इसको समझ पाएंगे। हमने ये कहा कि वेदर एक्चुअल कॉस्ट इज हायर देन FMV मीन्स फेयर मार्केट वैल्यू। फेयर मार्केट वैल्यू किस दिन की, 31 जनवरी 2018 को। हम क्या पूछ रहे हैं, हम भैया शेयर से पूछ रहे हैं कि शेयर 31 जनवरी 2018 को आपकी फेयर मार्केट वैल्यू एक्चुअल कॉस्ट से कम है या ज़्यादा है। ठीक है, एक्चुअल कॉस्ट ज़्यादा है या FMV ज़्यादा है। अगर एक्चुअल कॉस्ट आपकी ज़्यादा है, एक्चुअल कॉस्ट कहती है कि मैं ज़्यादा हूँ, तो फिर आपकी एक्चुअल कॉस्ट क्या होगी, आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगी। और FMV कहती है चिल्ला के कि नहीं मैं ज़्यादा हूँ, एक्चुअल कॉस्ट ज़्यादा नहीं है, तो भाई FMV तो दूसरे की चीज़ है, तो हम तुझ पे एक टेस्ट और करेंगे। क्या कि वेदर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन इज लेस देन FMV। अब उसको हम किससे कंपेयर कर रहे हैं, फेयर मार्केट वैल्यू को हमारे कंसिडरेशन से।
फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन जब हमने बेचा, जो हमको मिला उसको फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन कहते हैं, उससे कंपेयर कर रहे हैं। अगर फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन एफएमवी से कम है या ज़्यादा है, अगर फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन एफएमवी से कम है, फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन कहती है हाँ मैं कम हूँ, मैं तो कम में बिक गई एफएमवी से भी, एफएमवी 100 रुपये की थी और मुझे बेच दिया 80 रुपये में। तो अगर ऐसा है तो क्या होगा, जिसको हम पहले छोड़ ही आए थे एक्चुअल कॉस्ट को, एक्चुअल कॉस्ट और वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन में से जो चीज़ हायर होगी वो हमारी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बनेगी। और अगर फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन एफएमवी से कम नहीं है, फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन हंसते हंसते हमको ज़्यादा मिल गई एफएमवी से, तो ठीक है, जो एफएमवी है उसको हम हमारी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ले लेंगे। एफएमवी कब की? 31 जनवरी 2018 की। उससे पहले के खरीदे हुए शेयर्स के लिए ही ये प्रोविजन है। उसके बाद में तो भैया जिस पे खरीदा है आपने एक्चुअल कॉस्ट, वो ही आपकी क्या होगी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगी। सर बढ़िया है, ये चार्ट हम अपने आप भी देख लेते हैं एक बार, क्लियर है, इससे हम समझ जाएंगे। और सर कुछ एग्जाम्पल हो तो? हाँ पता है एग्जाम्पल, मुझको एग्जाम्पल है नेक्स्ट स्लाइड में, अपने आप उसको पढ़ें अच्छे से, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं सिंपल लैंग्वेज में। नहीं समझ में आए तो मुझे व्हाट्सअप कीजिए, मेल कीजिए, आपकी क्वेरी का तुरंत रिप्लाई करूँगा। लेकिन प्लीज़ डोंट कॉल मत कीजिएगा, क्योंकि अच्छी आवाज़ नहीं है ना दोस्तों, लिखता अच्छा हूँ लेकिन। ओके।